नमस्कार दोस्तों, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस यानी 2002 से 2021 तक टीजीटी में पूछी गई परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। और इसमें हम यहाँ पर 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, 30 डेफिनेशन होंगी। और इससे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने ये जो इसको बना रहे हैं, ये पार्ट 2 बना रहे हैं और पार्ट 1 बना चुके हैं। और पार्ट 1 में जो थे 35 क्वेश्चन मैं वहाँ पर परिभाषाओं से संबंधित ला करके दे चुका हूँ वहाँ पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको बिल्कुल वाकई में इनको रट्टा मार दो, घोल कर पी जाओ, इनको इतना पढ़ो कि ये घोल कर अपने आप पी जाए पानी की तरह। इनको बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए, जब क्वेश्चन आ तो पानी की तरह तुरंत इस पर टिक लगा दिया जाए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अगली 30 परिभाषाओं की। और अगर पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है 35 क्वेश्चन की, तो आप उसको प्ले लिस्ट में जा करके ज़रूर देखें, जिससे कंप्लीट हो जाए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है 35 नंबर के क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में थे, और इससे आगे मैं शुरू कर रहा हूँ 36वें नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है निगेटिव क्वेश्चन, जो ये भी है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। तो राइट आंसर उसका होता है माल्थस। यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार परीक्षाओं में आया है। फिलहाल यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सा कथन, या कथन दे रखे हैं 4 कथन, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। अगर हम पहले कथन की बात करें तो पहला कथन हमारे पास है, जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाती है। दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन में जीवन स्तर तथा जनसंख्या में सीधा संबंध होता है। तीसरा ऑप्शन है, बढ़ती हुई जनसंख्या को केवल नैसर्गिक अवरोधों द्वारा ही रोका जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, नैसर्गिक प्रतिबंध वे प्रतिबंध हैं जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रकृति द्वारा लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर सही की हम बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास में राइट है। यहाँ पूछा क्या है, नहीं, यानी निगेटिव पूछा गया है, और वो निगेटिव क्वेश्चन जो है वो तीसरा है कि जो कहता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को केवल नैसर्गिक अवरोधों द्वारा ही रोका जा सकता है। नैसर्गिक अवरोध क्या होते हैं भाई, इसका अर्थ इसने खुद दे दिया है। चौथे पॉइंट में इसने खुद इसका अर्थ दे रखा है, और वो अर्थ यहाँ पर दे रखा है कि नैसर्गिक प्रतिबंध वे प्रतिबंध हैं जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रकृति द्वारा लगाए जाते हैं, और प्रकृति द्वारा ऐसा कुछ नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन राइट है। यानी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। यहाँ पर सही वाला पूछा गया है कि यहाँ पर जो है वो सही है, वो कौन सा है। तो यहाँ हमारे पास में जो राइट आंसर होगा, पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे, आखिर वक्तव्य जो यहाँ पर कथन दे रखे हैं वो कथन कौन कौन से हैं, उन कथनों को हमें देखना है। पहला कथन है, हेनरी फ्योल अमेरिका के निवासी थे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में, ये पहला हो गया, दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता एल्टन मियो को माना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है मानवीय संबंध दृष्टिकोण का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था। चौथा ऑप्शन जो है प्रबंध में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का श्रेय फोर्ड फाउंडेशन को है, या इनको दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, सही वाला ऑप्शन देखना है। तो यहाँ जो सही वाला ऑप्शन हमारे पास में है, वो सही वाला ऑप्शन हमारे पास नंबर 4 का ही है। यानी यही हमारे पास में राइट होगा, और सही वाला ही पूछा गया है। हेनरी फ्योल को यहाँ पर अमेरिका का निवासी बताया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि ये फ्रांस के फ्रांस के प्रबंध शास्त्री थे। ये फ्रांस के थे। और वैज्ञानिक दूसरे ऑप्शन में, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, दूसरे ऑप्शन में है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता जो है वो एल्टन मियो है। काय के कहा गया वैज्ञानिक प्रबंध की यहाँ पर बात चल रही, तो वैज्ञानिक प्रबंध के एल्टन म्यो नहीं है, FW टेलर थे। यानी कि ये वाला भी हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। और तीसरा कह रहा है कि मानवीय संबंध दृष्टिकोण का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था, जबकि ये भी गलत है, क्योंकि मानवीय संबंध दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन किया था वो हेनरी फ्योल ने नहीं, एल्टन म्यो ने किया था।
इससे भी हमारे पास में 4 क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो जाते हैं कि हेनरी फ्यूल जो हैं अमेरिका के नहीं, यानी भी पूछा जा सकता है प्रश्न में कि कहाँ के निवासी थे, तो ये जो थे फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री यानी प्रबंध के बारे में इन्होंने किया है, तो प्रबंध शास्त्री थे। और वैज्ञानिक प्रबंध के पिता जो हैं वो एल्टन म्यो नहीं, एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। और मानवीय संबंध दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन है हेनरी फेयोल है वो नहीं है, एल्टन म्यो है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारे पास में 4-5 इसी क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक बात को कहूँगा, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आवाज़ के लिए आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे सही-सही ये आवाज़ आप तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन-सा कथन रॉबिन्स की परिभाषा, यहाँ पर रॉबिन्स की परिभाषा के सार को बताता है? ये क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया रॉबिन्स। रॉबिन्स की परिभाषा के सार। पहला ऑप्शन जो हमारे पास में यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित विषय है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है अर्थशास्त्र सीमितता का विज्ञान है। और चौथा और जो ऑप्शन है वो कह रहा है दुर्लभ साधनों के आवंटन का तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन है। यहाँ पर हमारे पास में 4 दे रखे हैं और इन चारों में से जो पूछा गया है, वो पूछा गया है रॉबिन्स की परिभाषा का सार इनमें से कौन-सा है? तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर है हमारे पास में 4th। अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों के आवंटन का तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन है। ये रॉबिन्स की परिभाषा का सार है, इसकी पूरी परिभाषा के सार को बताता है। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और वो क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंधन के कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए शॉर्ट में ये दे दिया गया पोस्ट कॉर्ब सूत्र दिया था या किसके द्वारा सूत्र दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? पहली बात तो यहाँ पर ये पूछी गई है। तो ऑप्शन में दे रखा है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, क्या हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया है, फिर अर्नेस्ट डेल के द्वारा दिया गया था, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया है, किसी और के द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के द्वारा ये दिया गया है। जिसमें ये एक शॉर्ट दे दिया गया है और शॉर्ट में क्या है, अलग-अलग इसकी फुल फॉर्म अगर इसकी देखें तो वो सारे और जो लेटर इसमें दे रखे हैं उन सभी लेटरों की अलग-अलग पूरा है। जैसे कि पहला हमारे पास में अक्षर आ रहा है पी। पी लेटर है यहाँ पर पहला, तो पी से जो आएगा वो क्या आएगा, पी से भाई नियोजन हो जाता है। ओ है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। एस से स्टाफिंग होगा, डी से डायरेक्टिंग होगा, सी से और खाली सी से नहीं, है जो सी शब्द है, सी और ओ दोनों को मिला करके है कोऑर्डिनेशन। अब रहा यहाँ पर आर, तो आर से हमारे पास रिपोर्टिंग होता है और बी से होता है बजटिंग। इसको वीडियो को पुश करके अपने पास में आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। राइट आंसर हमारे पास लूथर गुलिक है। लूथर गुलिक के द्वारा ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर व्यक्त की गई थी प्रबंधन के कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने व नियोजन करने से है, आदेश देने से है, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। ये किसके शब्द हैं या किसने इसको परिभाषित किया है, ये कथन किसका है, पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कूंट तथा ओडोनिल। क्या ये नहीं हो सकते हैं? हेनरी फ्योल क्या नहीं हो सकते हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर नहीं हो सकते हैं? या फिर पीटर एफ. ड्रकर नहीं हो सकते हैं? कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? यहाँ तो पूछा गया सीधे-सीधे कि ये शब्द किसके हैं या फिर ये कथन किसका है। इस तरह से भी यहाँ पर हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पर है हेनरी फ्योल।
राइट ऑप्शन यहाँ पर हेनरी फ्योल है। ये हेनरी फ्योल की ने परिभाषित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? भाई क्वेश्चन अगर कोई भी रिपीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने का मतलब नहीं है कि एक ही वर्ष में ये आए हैं। अलग अलग वर्ष के पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। पहला, अब ये क्वेश्चन हमारे पास अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन है। अब ये कथन किसका है? क्या एडम स्मिथ का है? क्या ऐसा मार्शल ने कहा था, या फिर रॉबिन्स ने ऐसा कहा था, या फिर पीगू ने ऐसा कहा था? कुछ आपने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है। पिछली वीडियो में अगर आपने देख रखी है पिछली वीडियो, तो आप इसको देखें और आइडिया लगाएं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल आइडिया लगाएं। भाई मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जहां भी धन शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है और एडम स्मिथ दे रखा, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है जो टीजीटी और पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ये सभी परीक्षाओं में कॉमर्स की आने वाली परिभाषाएं हैं, आती ही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। देखें, सांख्यिकी के बारे में बात चल रही है। सांख्यिकी को कहा गया कि ये गणना का विज्ञान है। बात सही है, गणना का विज्ञान है, लेकिन ये कथन है किसका? क्या बाउले का है, क्या कैंडॉल का है, या फिर वार्डिंगटन का है, या फिर किंग का है? तो ये राइट आंसर जो इसका है, बाउले का है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह बाउले ने कहा है, बाउले का कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लगान की सर्वप्रथम स्पष्ट व संतोषजनक व्याख्या दी गई थी, भाई किसके द्वारा दी गई थी? क्या एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी, या मार्शल के द्वारा दी गई थी, या जे.एच. मिल के द्वारा दी गई थी, या फिर रिकार्डो के द्वारा दी गई थी? राइट ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन चारों दे रखे हैं। कौन सा राइट ऑप्शन है ये हमें देखना है। संतोषजनक यानी कि लगान के बारे में यहाँ पर पूछा गया, लगान के बारे में रिकार्डो, फिर से द रिकार्डो का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्न कंपनियों में से किसे टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुरस्कार मिला है? जो यहाँ ये दे रखा है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी को शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दे दी गई है, जिसे बोला जाता है टेरी। क्या श्री राम जूट प्रोडक्शन लिमिटेड को मिला था, या सोसासाई पेपर मिल्स लिमिटेड को यहाँ पर दिया था, या सुंदरी रबर मिल्स को दिया गया था, या एशिया राम टेक्सटाइल्स लिमिटेड को दिया गया था? भाई वीडियो को देखते देखते बीच में लाइक भी करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहें। लाभ अगर आपको दिखता हो वीडियो से, तो इसको शेयर भी जरूर करते रहें। और इसका जो राइट आंसर हमारे पास में, वो राइट आंसर हमारा पहला है, श्री राम जूट प्रोडक्शन लिमिटेड को टेरी का जो पुरस्कार है वो मिल चुका था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डाल्टन योजना का संबंध। अब डाल्टन योजना का जो संबंध है वो किससे है? क्या मिस एलन पार्क से है, या कोयल वेन कुक से है, या थॉर्नडाइक से है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? भाई राइट आंसर जो है, डाल्टन योजना क्या है? शिक्षा की प्रणालियों में से है, शिक्षा से संबंधित है। राइट ऑप्शन जो है मिस हेलेन पार्क अर्स्ट जो है वो राइट इनका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, पिछली वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कहूँगा, अगर व्याख्या सहित, पूरी व्याख्या सहित अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल अगली वीडियो में लेकर के आएंगे जिसमें व्याख्या सहित होगी। व्याख्या इसलिए और नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे अपलोड करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास ज़्यादा साधन नहीं है, बिना साधनों के मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर बात चल रही है, और पहले व्यक्ति की यहाँ पर बात चल रही है। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, रेंजर फ्रिश और जॉन रिंगवर्सन। दूसरा है गुनुआर मिराड और F. वन हेयर। तीसरा ऑप्शन है पॉल सैमुअल्सन।
चौथा है मिल्टन फाइडरन। यहाँ पहले बहुत अच्छे से समझ लें, नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है और पहले व्यक्ति की बात यहाँ पर चल रही है, और यहाँ ये नहीं लिखा है कि भारत के अर्थशास्त्री की बात चल रही है या फिर विश्व के अर्थशास्त्रियों में से जिसे मिला है उसकी बात चल रही है, स्पष्ट नहीं दिया गया है। लेकिन भारत में जो मिला है जिसको नोबेल पुरस्कार सबसे पहले, उसका यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, उसका यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हमारा पहला वाला ही है, रेंजर फ्रिस और जॉन रिंगवर्सन। सबसे पहले विश्व की यहाँ पर बात है, विश्व की, तो विश्व में सबसे पहले इन्हीं को मिला है। अगर भारत की बात करें तो अमर्त्य सेन है, जिनको 1998 में सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया भारत में। फिलहाल ये विश्व की है, तो विश्व के हिसाब से इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखें इसकी व्याख्या कुछ मैंने थोड़ी सी लिख भी रखी है कि रेंजर फ्रिस जॉन रिंगवर्सन को संयुक्त रूप से यहाँ पर दिया गया है, और भारत के जो अर्थशास्त्री हैं 1998 में इनको मिला है, अमर्त्य सेन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में, और वो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और वो क्वेश्चन हमारे पास है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान ऑब्लिक किराया, किराया ही एक तरह से लगान होता है, उत्पन्न होता है किसके कारण? भाई किसके कारण उत्पन्न होता है? रिकार्डो के यहाँ पर क्वेश्चन आपने अभी देख ही लिया कि लगान से संबंधित क्वेश्चन आया था कि किसने प्रतिपादित किया था, तो रिकार्डो ने ये क्वेश्चन अगर देख सकते हैं, लगान सिद्धांत जो रिकार्डो का ही है। अब ये भूमि की उर्वरता पर लगता है या भूमि की कमी पर लगता है, भूमि की विभेदी उर्वरता पर या भूमि की पूर्ति स्थिरता पर लगाया जाता है। तो भाई राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, भूमि की विभेदी उर्वरता। जिस तरह से खानों पर रॉयल्टी लगती है उसी तरह से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, और क्वेश्चन है, किसने अगुआ बैंक योजना का सुझाव दिया था? ये जो शब्द है यहाँ पर, ये योजना शब्द है, योजना का सुझाव दिया था, अगुआ बैंक योजना। तो इसका जो ऑप्शन जो दे रखा है, नरीमन समिति, एविड समिति या नरसिंघम समिति या फिर नारायण समिति, इनमें से किसने दिया था? तो भाई राइट आंसर जो होगा वो नरीमन समिति ने इसको दिया था। इसका 2 बार प्रसारण हुआ था। अगली बार अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास में है, किस वर्ष अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था लेकिन उसमें वर्ष नहीं पूछा था, यहाँ वर्ष पूछा गया था, जबकि मैंने ऊपर वर्ष बताया था आपको, 1998 बताया था। ज़्यादा यहाँ पर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, 1998 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, दास कैपिटल जिसने साम्यवाद को जन्म दिया है के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है लेनिन, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो। राइट आंसर हमारे यहाँ पर पास जो होगा वो राइट होगा आंसर दूसरा, कार्ल मार्क्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी शॉर्ट में आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, MBO, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन। तो ये जो ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है, FW टेलर है, हेरोल्ड कुंट्ज है, और विलियम्स स्यूट जो है, पीटर F डिरकर है। ये जो शब्द यहाँ पर है ये डिरकर शब्द लिखा हुआ है। राइट ऑप्शन जो हमारे पास में है वो हमारे पास पीटर F डिरकर है, यानी चौथा ऑप्शन हमारे पास है। तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, जो कि दल भावना को प्रबंध के एक सिद्धांत के रूप में निरूपित करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? ऑप्शन में हमारे पास में दे रखा है, FW टेलर है, सिरिल ओ डोनेर है, या हेनरी फ्योर है, या फिर पीटर F डिरकर है। ये शब्द जो यहाँ पर डिरकर है।
आपको जहाँ भी डकर शब्द मिलेगा वो मेरे पास यहाँ पर डकर शब्द ही मिलेगा, क्योंकि मैं मोबाइल से ही सब कुछ करता हूँ और उसमें इसका जो कोड है वो कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डकर शब्द मिलेगा, लेकिन ये डकर शब्द है। और इसका जो राइट आंसर है वो भी यही है, पीटर एफ डकर। पीटर एफ डकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ आंसर में दिखाई दे रहा है, जो कि ये गलत है, यहाँ पर गलत टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4 है। 4 ही है, हेनरी फ्यूल नहीं है, 4 ही है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, उजरती दर मजदूरी के सिद्धांत का संबंध होना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस कुछ बिगड़ता रहा है कि नहीं, ये का शब्द होना चाहिए तब सेंटेंस बनेगा। उजरती दर मजदूरी के सिद्धांत का संबंध है, भाई किससे संबंध है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, नौकरशाही, या फिर प्रशासनिक सिद्धांत, या फिर वैज्ञानिक प्रबंध। तो ये राइट आंसर है वैज्ञानिक प्रबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और वो क्वेश्चन कहता है, पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक का नाम दे दिया है और ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, यही पूछ रहा है कि पुस्तक एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट किसकी रचना है। तो भाई किसकी रचना है, ऑप्शन में दे रखा है हेराल्ड कुंज एवं ओडोनेल। दूसरा ऑप्शन में यहाँ दे रखा है LA एलेन, RC डेविस, हेनरी फ्यूल। यहाँ जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारे पास में है हेराल्ड कुंज एवं ओडोनेल, ये दोनों की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, पहला विद्वान कौन था जिसने कहा कि प्रबंध प्रशासन से व्यापक होता है? क्या ये ओलिवियर ने कहा था, या फिर WR स्प्रीगेल ने कहा था, या हेराल्ड कुंज ने कहा था, या फिर EFL व्रेच ने कहा था? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है ये ब्रेच ने कहा था, यानी ऑप्शन ये जो पूरा नाम EFL ब्रेच है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की हरित क्रांति में किसने एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? हरित क्रांति की यहाँ पर बात चल रही है, हरित क्रांति में ऑप्शन में दे रखा है MM स्वामीनाथन, B कुरियन, BB राव, या वेंकटेश्वर राव। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर जो हमारे पास में है वो पहला ऑप्शन है MM स्वामीनाथन। बहुत बड़ी भूमिका इनकी निभाई थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्यावसायिक संस्था चलती रहेगी, यह क्या है? एक लेखाकर्मी सिद्धांत है क्या, या एक लेखाकर्मी अवधारणा है, या फिर एक लेखाकर्मी परंपरा है, या फिर एक ये कल्पना है लेखाकर्मी? तो भाई राइट आंसर यहाँ पर ये एक अवधारणा है, एक लेखाकर्मी अवधारणा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उद्देश्य अनुसार प्रबंध के प्रतिपादक थे। उद्देश्य अनुसार, क्वेश्चन रिपीट है और भी आ चुका है कई बार एग्जाम में, तो इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। उद्देश्य अनुसार यानी उद्देश्य अनुसार इकट्ठा करके लिख दिया गया, उद्देश्य अनुसार अलग भी हो सकता है। मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन है FW टेलर, पीटर F डकर, हेनरी फ्यूल, या फिर थियो हेमन। क्वेश्चन रिपीट है, लगाएं आप इस पर थोड़ा सा दिमाग। बिल्कुल इस पर लगाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कई बार ये रिपीट हुआ है एग्जाम में। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बिल्कुल इसको देखें। बिल्कुल, अगर आप डकर की तरफ जा रहे हैं, मैंने अभी पहले ही बताया कि ये शब्द जो यहाँ पर ये डकर है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर किसी और हेनरी फ्यूल की तरफ को जा रहे हैं या टेलर की तरफ को जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। पीटर F डकर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक थे। कार्यात्मक संगठन की अवधारणा प्रतिपादक थे भाई, क्या पार्किंस थे, या FW टेलर थे, या CL नारवार्ड थे, या LA एलेन थे? तो ये राइट आंसर जो है इसका वो टेलर थे, FW टेलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है?
हेनरी फ्योल, ओलिवर शेल्डन, एफ डब्ल्यू टेलर या फिर उर्विक, किसके द्वारा ये लिखी गई है, ये हमें यहाँ पर देखना है। ऑप्शन चारों हमारे सामने है। मैंने पहले भी कहा था कि ऑप्शन जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं, और उनमें से 2 ऑप्शन हमें बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं कि वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही लगते हैं। जैसे हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर, इन 2 की तरफ को बहुत तगड़ा करके ध्यान जाता है कि यही शायद सही है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इन दोनों में से कोई भी नहीं है। सही जो राइट आंसर है वो हमारे पास राइट ऑप्शन दूसरा है, ओलिवर शेल्डन। ओलिवर शेल्डन ने इस पुस्तक का प्रकाशन जो कराया था 1923 में कराया था, और इसका पुनः प्रकाशन, इस पुस्तक का 2 बार प्रकाशन हुआ था, और दूसरी बार जो हुआ था 1930 में हुआ था। उर्विक भी यहाँ पर नहीं है, राइट ऑप्शन ओलिवर शेल्डन है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्वेश्चन है, शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि, क्या वह प्रवर्तक होता है, क्योंकि उसके सभी जोखिम बीमा योग्य होते हैं, क्योंकि अनिश्चितता कम हो गई है, क्योंकि उसके अधिकतम निर्णय स्वयं के होते हैं। वह राइट आंसर है क्योंकि वह नव प्रवर्तक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्टर ब्रूम, जो कि एक फेमस अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, किसके प्रतिपादक हैं? तो भाई क्रमिक आवश्यकता विचारधारा के, या मूल्य प्रत्याशा विचारधारा के, जेड विचारधारा के, या फिर पथ लक्ष्य विचारधारा के। राइट आंसर यहाँ पर है मूल्य प्रत्याशा विचारधारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एल्टन मेयो का मुख्य योगदान निम्न में था। एल्टन मेयो की यहाँ पर बात चल रही है, योगदान किसमें था? क्या मानवीय संबंध विचारधारा में था, या प्रबंध का आधुनिक सिद्धांत में था, या रूढ़िवादिता सिद्धांत में योगदान था, या फिर नौकरशाही सिद्धांत में था? तो वही इनका राइट आंसर जो है वो मानवीय संबंध विचारधारा में इनका योगदान था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, स्कंद विपणी देश की अर्थव्यवस्था का दबाव मापी है। क्वेश्चन है, स्कंद विपणी, विपणी को जानते हैं, बाजार के बारे में बोला जाता है। स्कंद है तो स्टॉक है, स्टॉक मार्केट। देश की अर्थव्यवस्था का दबाव मापी है, यह जो कथन है वो कथन किसका है? यहाँ पर पूछा गया कि यह जो कथन है वो किसका है। राइट, पहले तो ऑप्शन को देखें हमारे पास में। ऑप्शन जो हमारे पास में है, मार्शल का है, रॉबिन्स का है, बिस्मार्क का है, या फिर JR-D टाटा का है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारे पास में ये मार्शल का है। मार्शल का कथन है ये कि स्कंद विपणी जो देश की अर्थव्यवस्था का दबाव मापी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आत्म समन्वय के सिद्धांत की व्याख्या की गई। आत्म समन्वय का सिद्धांत क्या ब्राउन के द्वारा की गई, या न्यूमैन के द्वारा की गई, या फिर पीटरसन द्वारा की गई, या फिर पिलोमैन के द्वारा की गई? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास है ब्राउन। ये ब्राउन के द्वारा की गई है आत्म समन्वय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जो है फास बनाम हारवाटल के बाद में दिया गया था निर्णय, वो निम्न सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। वो किसका प्रतिपादन है भाई? सृजनात्मक सूचना सिद्धांत का, या बहुमत का शासन, या आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, या फिर शक्ति से परे का सिद्धांत? यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है बहुमत का सिद्धांत। ये बहुमत का सिद्धांत है। ये फास और यूनाइटेड किंगडम का जो बनाम है, यानी इनमें मुकदमेबाजी थी, यानी
मुकदमेबाजी के लिए बनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, या विचारधाराओं की तुलना के लिए विचारधारा बनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर बहुमत का शासन। फिलहाल यहाँ पर आज ही 31 क्वेश्चन हो गए, जबकि मैंने 30 क्वेश्चन को कहा था। अगले क्वेश्चनों को अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल आज का जो लक्ष्य था वो हमारे पास यहाँ तक का था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।